जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हम दो लेवल्स काफी टाइम से यहां पर डिस्कस कर रहे थे, 328 से लेकर के 310। 328 310 ये स्टॉक के रेजिस्टेंस जोन, स्टॉक ने यहां पर हैंगिंग सपोर्ट ब्रेक डाउन किया, लेकिन येलो क्रॉसओवर और साथ में 305 और 310 का आपका पुराना रेजिस्टेंस का सपोर्ट, क्या यहां पे अब टिकने की कोशिश चल रही है? क्योंकि भैया रेजिस्टेंस तो सस्टेन नहीं हुआ है, 332 328 वो ब्रेकडाउन हो गया है। यहाँ पे रीजन क्या थे? अगर आप रेगुलर हो तो आपको रीजन भी यहां पर मालूम होंगे कि क्यों वहां पर चीजें अभी हमें अच्छी देखने को नहीं मिली। सबसे इंपॉर्टेंट है बेयरिश टेक्निकल, लेकिन ये टेक्निकल्स किस तरह से काम कर रहे हैं पिछले 6 महीनों के अंदर, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, एक एक चीज को यहां पर समझेंगे। इसके साथ में मेरा दूसरा चैनल नो ट्रेड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब्सक्राइब कर देना। कल बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर दी है, जरूर सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। देखो मार्केट अभी कैसा है, ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड अभी इस समय है जिसका अच्छा खासा कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रेजिलियंस बनाने की कोशिश अभी भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहा है। ऑल दो गिरावट आ चुकी है, लेकिन वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस प्लस बेयरिश ओवरबोट टेक्निकल से। लेकिन चीजें अभी यहां पर कहां है, उनको यहां पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कल के दिन यानी कि 17 जुलाई को कंपनी अपने क्वार्टर वन के नंबर देगी। अब भैया क्या क्वार्टर वन की अभी तक जो हमको चीजें दिखी, क्या वो क्वार्टर वन की एक प्री रैली थी? प्री रैली भैया इतने दिन पहले कैसे आ सकती? तो नहीं, ये प्री रैली नहीं थी, ये रैली थी रुकी हुई, या फिर आप इसको कह सकते हो जितनी भी सेबी की तरफ से नोड या अप्रूवल मिले, म्यूचुअल फंड का कंपनी ने इस्तेमाल किया, यहां पर लगाया, उन सब चीजों को कंपनी आगे लेकर के आई, डिफरेंट सेगमेंट्स में कंपनी ने काम किया। इन सब चीजों का फायदा अभी तक हमको देखने को मिला कहां से? 272 से लेकर के 332 तक, ठीक है, ये सब फायदा मिला। लेकिन प्री रैली हमें क्यों नहीं मिल रही? क्या कोई इशू है? क्वार्टर वन के अंदर जून का क्वार्टर कैसा आएगा? वैसे मैं इसके लिए आपके साथ ऑलरेडी एक प्री एनालिसिस चार्ट पर ले चुका हूं, लेकिन भैया अगर आपने नहीं देखा तो एक बार पॉसिबिलिटी को यहां पर समझो। अभी तक अगर हम पास्ट में जाएंगे तो हमें नजर आता है कि भैया जून का क्वार्टर कंपनी का इन कंपैरिजन विद मार्च फ्लैट ही देखने को मिलता है, या जून क्वार्टर थोड़ा सा वीक रहता है मार्च के कंपैरिजन में, ठीक है। ये 2024 आपको बता रहा है। अगर आप 2023 में भी जाओगे, यहां पर भी आपको यही स्केनेरियो नजर आएगा कि जून का क्वार्टर आपका इन कंपैरिजन विद मार्च थोड़ा सा हल्का देखने को मिलता है। अभी मार्च यहां पर विजिबल नहीं है, बट अगर आप क्वार्टर वन का प्री एनालिसिस देखोगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। ऐसे में मार्च 2025 कंपनी ने ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, ये कंपनी के सेल्स हैं। मार्च 2025 में कंपनी के सेल्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग गए हैं। अब जून का क्वार्टर हमें पता है कि भैया मार्च के कंपैरिजन में फ्लैट आता है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट, यहां पर हम कहें थर्ड लार्जेस्ट क्वार्टर कंपनी का जून होता है। सितंबर के बाद मार्च और फिर जून, फिर दिसंबर सबसे वीकेस्ट है, ठीक है। तो अगर कंपनी यहां पर फ्लैट आती है, मतलब हमें प्री रैली जैसी सिचुएशन नहीं दिखी है अभी तक, और शायद देखने को ना भी मिले। दूसरा सवाल आता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर, जो कि 316 करोड़ आई थी मार्च के अंदर। तो क्या कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं? ऑल्दो कंपनी के अगर आप ओपीएम परसेंटेज देखोगे ना, वो बहुत हाई है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का ओपीएम जो है कम हुआ है, बट इतना कम नहीं हुआ कि आपको बहुत बड़ा कोई कंसर्न देखने को मिले। ऑल्दो क्या कंपनी के एक्सपेंसेस हमें जाते देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, तो भैया यस, ये एक काम हो सकता है। लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ना क्या कोई बहुत बड़ी मुश्किल है? नहीं भैया, तब तक नहीं है जब तक कंपनी उन एक्सपेंसेस का सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है। या तो कंपनी भैया प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे रही है तो ये अच्छी बात है, जो कि अभी तक कंपनी ने यहां पर दिया नहीं है। बट कंपनी अगर डिफरेंट सेगमेंट्स अपने डिफरेंट एंटिटीज को उठा रही है तो एक्सपेंसेस यहां पर बढ़ते भी हैं। ओपीएम परसेंटेज ऑलरेडी बहुत हाई है, अगर ये थोड़ा सा गिरता भी है तब भी हमें कंपनी बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगी। ये एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको दे रहा हूं कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के कल के पोजीशन की। ऑल्दो मैं आपके साथ एक प्रॉपर तरीके से प्री एनालिसिस ले चुका हूं, प्लीज जाकर के चेकआउट करना, ये बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है प्री एनालिसिस समझना कि कंपनी क्या नंबर्स प्रोवाइड करेगी। अभी हमने काफी सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी प्री रैली देख ली है, भैया ये प्री रैली कैसे आती है, नंबर्स कैसे पोजीशन देंगे, वहीं पर आप कहते हो ना कि भैया ऑपरेटर का गेम होता है, तो ऑपरेटर इन सब चीजों को डीप नॉलेज करके, डीप एनालाइज करके काम करते हैं। ये चीजें सीखनी जरूरी होती हैं।
वॉल्यूम और डिलीवरी की अगर बात करें तो पिछले 2 सेशन, कल का सेशन और आज भी मोस्ट प्रोबेबली आपका वॉल्यूम कम ही देखने को मिल सकता है। कल के सेशन में भी आपका वॉल्यूम कम था वीकली और मंथली बेस के कंपैरिजन में। लेकिन भैया अब अगर यहां पर वॉल्यूम गिर रहा है तो हमको डिलीवरी चाहिए, हमें डिलीवरी चाहिए। अब डिलीवरी का 37% थी, जो कि स्टिल वीकली बेस पर कम है और मंथली बेसिस पर ऑलमोस्ट रेगुलर है, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हमें यहां पर डिलीवरी बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए। अगर ये डिलीवरी यहां पर बढ़ती है मतलब कि आपके एंटिटीज धीरे 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 करके एंट्री कर रही हैं, ये जरूरी चीजें होती है। अभी मिड डे में हमारे पास डिलीवरी कितनी आ रही है? 58.41%, बहुत अच्छी है। अगर दिन के आखिर तक ये सेटल हो जाती है हाई डिलीवरी तो भैया एक अच्छा स्केनेरियो बन सकता है। यहाँ पे सेलर कितने हैं? 21,63,000 शेयर सेल पर है एंड 15,27,000 शेयर इस समय बाय पर है। सेलर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा बट इतनी ज्यादा नहीं है जब आप कंपेयर करते हो इसको बायर से। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप लोग कई बार नजरअंदाज करते हो, अभी रिसेंटली जेपी पावर में भी कर दिया और पिछले 2 सेशन से लगभग 10-11% नीचे है। ये है आपके टेक्निकल्स भैया, ये आपके टेक्निकल्स है। मैं आपको मेरे दूसरे चैनल पर कैंडल्स भी सिखाने वाला हूं, टेक्निकल्स भी सिखाने वाला हूं, जो अभी हमने प्री एनालिसिस लिया और भी बहुत सी चीजें सब आपको वहां पर मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 73.4 का आपका एमएफआई है, लेकिन जब स्टॉक आपका 332 से 328 के बीच में रेजिस्टेंस पर था तब ये टेक्निकल आपके लगभग 89 पे थे, 89 पे। और आपका आरएसआई जो भी 59.8 पे दिख रहा है ये भी आपका 69 पे था, 70 से 69 के पास में, यानी कि ओवरबोट बेयरिश टेक्निकल। लेकिन हम क्या लेते हैं चीज, जैसे हमने 292 पे लिया, 292 पे भी आपका एमएफआई 90s पर था, 80s 90s पर था, वो भी ओवरबोट था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि भैया अगर कंसोलिडेट करता है तो आपके टेक्निकल्स कूल डाउन होंगे। 292 पे कूल डाउन हुआ तो वापस से आपको रिकवरी दिखी 305 310 तक, याद होगा आप लोगों को। अब 328 से 332 पर वो कूल डाउन देखने को नहीं मिला, वो कूल डाउन अब आपको नीचे आते आते देखने को मिला है। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले 5 महीनों में स्ट्रांग हुआ है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, वेयर एज अगर आप 5 महीने पहले जाते हो 60s के टेक्निकल्स आते ही, यानी कि अभी जो आपको 70 दिख रहा है या फिर अभी जो आपको 50 पे दिख रहा है, 60s के टेक्निकल्स आते ही स्टॉक में बड़ी गिरावट बार बार दिख रही थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 5 महीने पहले। लेकिन अब पिछले 5 महीनों में स्टॉक, जैसे मैंने बात करी 292 या 272 या 282, इन लेवल्स पर स्ट्रांग दिखा था आपका टेक्निकल। तो 5 महीने में बहुत चेंजेस आए हैं जब आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर चीजें देखते हो या समझते हो। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे, ये अभी आपकी कंडीशन है, ठीक है। 332 पर अगर आप यहां पर देखोगे ना, आपको भैया यहां पर क्या नजर आ रहा है, अब ये हो चुका है। जब तक चल रहा था तब लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स ऐसे, और मनी कंट्रोल पे भी अगर आप जाकर कमेंट्स पढ़ते तब यही था कि भैया 500 400 न जाने क्या क्या। लेकिन हम क्या नहीं करते, हम चार्ट को नहीं समझते। ये जो आपको ऊपर की टेल नजर आ रही है ना, इसने ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया। 332 के रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया। उसके बाद कंसोलिडेटेड कैंडल बन गई, उसके अगले सेशन में फिर सेलर आ गए। कल के सेशन में भी, परसों के सेशन मंडे के सेशन में भी आपके पास सेलर थे, ऊपर की टेल लंबी, जो कि आपको ब्रेकडाउन करके गई कहां पे? 332 से 228 के नीचे। अगर आपके रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन होने लग जाए, मतलब कि आपका रेजिस्टेंस टच ही नहीं हो रहा है सेशन के अंदर, 228 टच ही नहीं हो रहा अगर सेशन के अंदर, और स्टॉक उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं अब इस रेजिस्टेंस से दूर जाएंगे। और वही चीज यहां पर हुई भी। लेकिन अब एक पॉइंट और आता भैया, अब करें क्या? यहां पर ध्यान से सुनना, आज भी सेलिंग ज्यादा है, ऊपर की टेल आज भी लंबी है। लेकिन अब आप देख रहे हो भैया येलो क्रॉसओवर, जो आप ये वाली लाइन देख रहे हो यहां पे, ये है कितने पे? 317 पे, 317 पे है। येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का आपको बताता है कि भैया मैं सपोर्ट हूं, अगर मेरे पे सस्टेन करेगा तो वापस रिकवरी बन सकती है, मैं सपोर्ट हूं। येलो क्रॉसओवर आपको ये बताता है, या आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कि मैं सपोर्ट हूं भैया। अगर यहां पर आप सस्टेन कर जाते हो, आपने अपने रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट नहीं किया, वहां टेक्निकल कूल डाउन नहीं हुए, बट अगर आप मेरे पे आ रहे हो, येलो क्रॉसओवर पे मेरे पास आ रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा सा कूल डाउन होने का मौका देता हूं, थोड़ा सस्टेन होने का मौका देता हूं। और यहां पर अगर आपके बाहर आता है 317 के पास में, तो हमारे पास फिर पॉसिबिलिटी जागती है कि वापस से रिकवरी बने। अब फिर पॉइंट वही आता है कि भैया हमें इसके ऊपर रहना है ताकि रिकवरी बने, क्योंकि अगर सिमिलर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, येलो क्रॉसओवर के नीचे चले जाता है ब्रेकडाउन पे, तो 305 से 310 पुराने रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बनेंगे।
ठीक है, अभी ये सब चीजें हैं आपकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अंदर, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन जाने से पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखो कि स्टॉक येलो क्रॉसओवर पर बना हुआ है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ये येलो क्रॉसओवर आपका 320 पे आ रहा है। बट एक थोड़ी सी खराब चीज 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये है कि अभी स्टॉक 30 मिनट टाइम फ्रेम के येलो क्रॉसओवर के नीचे है और एक रेड कैंडल पे। अगर ये रेड कैंडल्स लगातार 30 मिनट टाइम फ्रेम पर नीचे बनती चली जाती है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर भी उसका बेरिश इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में।